जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं CUET एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए पॉलिटिकल साइंस का डोमेन सिलेबस और हाँ, हिंदी मीडियम में। इंग्लिश मीडियम में के लिए दूसरा वीडियो अपलोडेड है। मैं यहाँ बता दूँ कि हम लोग यहाँ सिलेबस को डिस्कस करेंगे और मैं इसके बाद आपके लिए बेस्ट बुक रिकमेंड करूँगा ताकि आप एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो चलिए डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पहले बता दूं कि यहाँ जो पहला सबसे बड़ा टॉपिक है वो है आज़ादी के बाद से भारत में राजनीति, यानी इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसमें हम लोग को 10 यूनिट है जो पढ़ना है। पहला यूनिट है एक दल के प्रभुत्व का युग, यानी यहाँ सबको पता है कि देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस का ही प्रभुत्व रहा, तो वहीं इसके बारे में पढ़ना है। इसमें जो पढ़ना है वो है पहले 3 आम चुनाव, यानी जो 1952 में, 57 में और 62 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उनके बारे में याद रखिएगा। जो आम चुनाव यानी जो जिसको जनरल इलेक्शन बोलते हैं, वो उसको वास्तविक रूप में वो लोकसभा का इलेक्शन होता है। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति, राज्य स्तर पर असमान प्रभुत्व, यानी पूरे जितने भी उस समय राज्य थे सब पे लगभग कांग्रेस का ही शासन था। कांग्रेस के गठबंधन प्रकृति, प्रमुख विपक्षी दल। सेकेंड यूनिट में है राष्ट्र निर्माण और उसकी चुनौतियाँ, यानी राष्ट्र निर्माण के लिए नेहरू का दृष्टिकोण क्या था। विभाजन की विरासत, यानी विभाजन के बाद भारत में क्या क्या चुनौतियाँ आई। तो सबसे बड़ा चुनौती था शरणार्थी पुनर्वास की चुनौती, यानी जो हिंदू पाकिस्तान में रह गए थे उन पर अत्याचार होने लगे, तो उसकी वजह से वो पलायन कर के भारत में आ रहे थे। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी कि उनको कहाँ कहाँ इनको बसाया जाए, रखा जाए। दूसरी समस्या कश्मीर की समस्या थी। तीसरी सबसे बड़ी समस्या थी राज्यों का निर्माण और पुनर्गठन। राज्यों का निर्माण और पुनर्गठन, हाँ। और फिर उसके बाद जो चौथी है वो है भाषा को लेकर राजनीतिक संघर्ष, यानी हिंदी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, लेकिन इसको लेकर दक्षिण भारत में बहुत ही राजनीतिक संघर्ष, लोग सुसाइड करने लगे, रोड एक तरह से दंगे का माहौल हो गया था, तो वो भी चुनौती थी। तीसरा यूनिट है नियोजित विकास की राजनीति, पंचवर्षीय योजनाएं, राज्य क्षेत्र का विस्तार और नई आर्थिक हितों का उदय, यानी देश की आज़ादी के बाद देश के आर्थिक विकास के लिए, भूखमरी को ख़त्म करने के लिए, गरीबी को ख़त्म करने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं को अपनाया गया। उसके बाद है अकाल और पंचवर्षीय योजनाओं का निलंबन, यानी जब 1966 का अकाल आया तो उस और पंचवर्षीय योजनाओं का निलंबन, यानी जब 66 का अकाल आया तब सरकार के पास उतना बजट नहीं था, बजट में सक्षम नहीं था, इसलिए 5 वर्षों की योजना के बजाय 1 या 2 साल के लिए ही बजट बनाया गया, मतलब योजना बनाया गया। फिर पढ़ना है हरित क्रांति और उसके राजनीतिक परिणाम। फोर्थ यूनिट में है भारत के विदेशी संबंध, यानी नेहरू की विदेश नीति, 1962 का भारत चीन युद्ध, 65 और 71 का भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत का परमाणु कार्यक्रम और विश्व राजनीति में बदलते गठबंधन। पांचवा है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना, नेहरू के बाद राजनीतिक उत्तराधिकार, यानी जब जवाहरलाल नेहरू की जब मृत्यु हुई तो सबसे बड़ा राजनीतिक एक सवाल खड़ा हुआ कि आखिर नेहरू के बाद ऐसा कौन सा कद्दावर नेता है जो देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेगा। यह है। उसके बाद गैर कांग्रेसवाद और 1967 की चुनावी उथल पुथल, यानी जब 1967 में इलेक्शन हुए तो फिर देश भर में, यानी लोकसभा में भी कांग्रेस की सीट घट गई और राज्य स्तर में भी पंजाब में, तमिलनाडु में और बहुत सारे राज्यों में वो हार चुकी थी। 1971 के चुनाव में कांग्रेस की जीत, फिर गरीबी हटाओ की राजनीति। छठा यूनिट है संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, प्रतिबद्ध नौकरशाही और न्यायपालिका की तलाश, गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन और बिहार आंदोलन, आपातकाल, यानी जो इमरजेंसी लगा था उसके बारे में बात कर रहा है। तो इमरजेंसी का जो आपातकाल था उसका संदर्भ, संवैधानिक और अतिरिक्त संवैधानिक आयाम पढ़ना है, यानी इसका किस आर्टिकल्स में, संविधान के किस अनुच्छेद में ये वर्णित है उसके बारे में पढ़ना है। आपातकाल का प्रतिरोध, यानी इसके विरोध में जो सबसे कद्दावर नेता खड़े हुए वो थे जयप्रकाश नारायण।
फिर उसके बाद होता है 1977 में इमरजेंसी हटा ली जाती है और फिर 1977 के चुनाव होती है, लोकसभा चुनाव, और जनता पार्टी का गठन होता है और जनता पार्टी की सरकार बनती है जिसके प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई होते हैं। नागरिक स्वतंत्रता संगठनों का उदय, यानी बहुत सारे इसके विरोध में ये एनजीओ खड़े हो जाते हैं। 7th यूनिट में है क्षेत्रीय आकांक्षाएं और संघर्ष, क्षेत्रीय दलों का उदय। बहुत सारे जो स्टेट पार्टी थे वो बनने लगे थे। पंजाब संकट और 1984 के सिख विरोधी दंगे। मैं यहाँ आपको बता दूं कि पंजाब संकट क्या था। 1970 के दशक में पंजाब में खालिस्तान की मांग चलने लगी और धीरे धीरे जितने भी उग्रवादी थे वो अमृतसर के जो गोल्डन टेम्पल थे उसमें जमा होने लगे थे और हथियार, असला बारूद सब जमा करने लगे थे। जब सरकार को पता चला तो सरकार ने उनका दमन करने के लिए आर्मी भेज दिया और टैंक भेज दिया। और जब आर्मी और उग्रवादियों में संघर्ष शुरू हुआ तो जो अमृतसर का एक जो स्ट्रक्चर था वो हल्का डिमोलिश हो गया। इसके वजह से पूरे दुनिया भर में जितने भी सिख थे उनके भावनाओं को ठेस पहुंचा और उन्होंने बदला लेने के लिए क्या किया कि इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। और जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो उसके बाद 1984 के सिख विरोधी दंगे हुए। जितने भी कांग्रेसी थे सब सिखों पर अत्याचार करने लगे। पूरा जान ही रहे होंगे, आगे मैं उतना खुलकर नहीं बता सकता। फिर आती है कश्मीर की स्थिति। 1990 के दशक में कश्मीर की भी स्थिति खराब हो चुकी थी और उत्तर पूर्व में चुनौतियां और प्रतिक्रियाएं, यानी जो नॉर्थ ईस्ट में है वहाँ भी नागालैंड में अलग देश की डिमांड चल रहा था, मणिपुर में चल रहा था, त्रिपुरा में चल रहा था, तो उनकी भी अलग ही चुनौतियाँ और थी। 8 यूनिट में है नए सामाजिक आंदोलनों का उदय। किसान आंदोलन, महिला आंदोलन, पर्यावरण और विकास प्रभावित जन आंदोलन, मंडल आयोग की रिपोर्ट का कार्यान्वयन और उसके परिणाम। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है, VVIP है। मंडल आयोग की रिपोर्ट, जो आज OBC को 27% आरक्षण मिला हुआ है वो मंडल आयोग की रिपोर्ट पर ही मिला है जिसको VP सिंह ने लागू किया था 1990 में। 9th में है लोकतांत्रिक उभार और गठबंधन की राजनीति। 1990 के दशक में भागीदारी का उभार, जनता दल और BJP का उदय, क्षेत्रीय दलों और गठबंधनों की राजनीति की बढ़ती भूमिका, यूनाइटेड फ्रंट यानी संयुक्त मोर्चा और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकारें, 2004 चुनाव और UPA की सरकार। 10वां यूनिट में हाल के मुद्दे और चुनौतियां, वैश्वीकरण की चुनौतियां और प्रतिक्रियाएं, नई आर्थिक नीति और इसका विरोध, उत्तर भारत राजनीति में OBC का उदय, चुनावी और गैर चुनावी क्षेत्र में दलित राजनीति, सांप्रदायिकता की चुनौती जिसमें अयोध्या विवाद और गुजरात दंगे। ये जो पहला यूनिट था इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस का 10 यूनिट ख़त्म। अब जो दूसरा टॉपिक है वो है समकालीन विश्व राजनीति, यानी जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लेकर और अब तक है वो उसके बारे में पढ़ना है। इसमें भी 10 यूनिट हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं, इसका पहला यूनिट है विश्व राजनीति में शीत युद्ध काल, यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 शक्ति गुटों का उदय हुआ। एक था पूंजीवादी देशों का नेतृत्व करता अमेरिका और एक था समाजवादी देशों का नेतृत्व करता USSR यानी सोवियत संघ। शीत युद्ध के दायरे क्या थे? द्विध्रुवीयता की चुनौतियाँ, यानी उस समय दुनिया बाइपोलर हो गई थी। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में पढ़ना है जिसमें भारत भी एक सदस्य था। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की खोज, भारत और शीत युद्ध। सेकेंड यूनिट में है दूसरी दुनिया का विघटन और द्विध्रुवीयता का पतन, यानी जब 1990 के दशक में जो समाजवादी देश का नेतृत्व करता था USSR यानी सोवियत संघ, उसका विघटन हो गया और 15 देशों में विभाजित हो गया। तो इस वही है, द्विध्रुवीयता का पतन हो गया और सिर्फ विश्व में सिर्फ अमेरिका ही बचा। तो चलिए इसमें क्या पढ़ना है वो बताते हैं। इसमें है विश्व राजनीति में नई संस्थाएं, रूस, बाल्कन राज्य और मध्य एशियाई राज्य, कम्युनिस्ट शासन के बाद में लोकतांत्रिक राजनीति और पूंजीवाद का परिचय, रूस और अन्य साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध पढ़ना है। अब उसके बाद तीसरे यूनिट में विश्व राजनीति में अमेरिकी प्रभुत्व। जब
समाजवादी देश यानी सोवियत संघ का पतन हुआ तो सिर्फ अमेरिका ही एकदम सुपर पावर बन के आया। एक ध्रुवीयता का विकास यानी अब विश्व है वो यूनिपोलर हो गया। अफगानिस्तान, पहला खाड़ी युद्ध, 9/11 की प्रतिक्रिया और इराक पर हमला किया। अर्थव्यवस्था और विचारधारा में अमेरिकी वर्चस्व और चुनौती। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने संबंधों के संबंध में भारत का पुनर्संवाद। 4th यूनिट में है आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के वैकल्पिक केंद्र। माओ युग के बाद आर्थिक शक्ति के रूप में चीन का उदय। यूरोपियन संघ यानी जो यूरोपियन यूनियन है। आसियान का निर्माण और विस्तार। चीन के साथ भारत के बदलते रिश्ते के बारे में पढ़ना है। 5th यूनिट है उत्तर शीत युद्ध में दक्षिण एशिया। पाकिस्तान और नेपाल में लोकतंत्रीकरण और उसका उत्क्रमण। श्रीलंका में जातीय संघर्ष यानी जो श्रीलंका में लिट्टे हुआ था और वी प्रभाकर उनका जो संघर्ष था उसके बारे में पढ़ना है। फिर है क्षेत्र पर आर्थिक वैश्वीकरण का प्रभाव। दक्षिण एशिया में शांति के लिए संघर्ष और प्रयास। अपने पड़ोसियों के साथ भारत के संबंध कैसे थे उसके बारे में भी पढ़ना है। एक ध्रुवीय विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संगठन। संयुक्त राष्ट्र का पुनर्गठन और भविष्य। पुनर्गठित संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थिति। नए अंतर्राष्ट्रीय नायकों का उदय। नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। गैर सरकारी संगठन यानी बहुत सारे NGO बने। वैश्विक शासन के लिए नए संस्थान कितने लोकतांत्रिक और जवाबदेह हैं, ये थोड़ा आप लोग इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। समसामयिक दुनिया में सुरक्षा यानी वर्तमान समय में कैसी दुनिया में सुरक्षा है कि उसकी क्या है। तो सुरक्षा के पारंपरिक चिंताएं और निशस्त्रीकरण की राजनीति। गैर पारंपरिक या मानव सुरक्षा। वैश्विक गरीबी यानी दुनिया के समय सबसे बड़ी समस्या क्या है? वैश्विक गरीबी, स्वास्थ्य और शिक्षा, मानव अधिकारों और प्रवासन के मुद्दे यानी जो रेफ्यूजी हैं उनके या जो पलायन होता है वो। 8 यूनिट में है वैश्विक राजनीति में पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। पर्यावरण के आंदोलन और वैश्विक पर्यावरण मानदंडों का विकास। पारंपरिक और सामान्य संपत्ति संसाधनों पर संघर्ष। मूलवासियों के अधिकार। वैश्विक पर्यावरणीय बहस में भारत की दृष्टि। वैश्वीकरण और इसके आलोचक यानी ग्लोबलाइजेशन हुआ था उसके माने क्या क्या उसके आलोचक हैं। तो आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक अभिव्यक्तियाँ यानी जो वैश्वीकरण हुआ उसका जो एक तरह से देखें तो निगेटिव परिणाम क्या हुआ है, इसका बुरा प्रभाव क्या पड़ा आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक और राजनीतिक तौर पर। वैश्वीकरण के परिणामों की प्रकृति पर बहस। वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन। वैश्वीकरण के दायरे के रूप में भारत और इसके खिलाफ संघर्ष। तो यही सेकंड वाले टॉपिक में 9 ही यूनिट हैं। तो चलिए, जैसा कि मैं बोला था कि आपके लिए सिलेबस डिस्कस करूंगा और फिर उसके बाद आपके लिए बेस्ट बुक भी रिकमेंड करूंगा। तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि आप यहाँ ये जो सीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस का हिंदी में, वो मेनली 12th क्लास का है। तो 12th क्लास के सिलेबस के लिए आप लोग को मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग NCERT का बुक पढ़ें। बहुत ही जितना भी आपका सिलेबस दिया हुआ है सारे के सारे टॉपिक NCERT में इंक्लूडेड है। और NCERT में 2 ही पुस्तक हैं। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी जो पहला टॉपिक था आज़ादी के बाद भारत, और दूसरा है समकालीन विश्व। दोनों टॉपिक आपको जो मिल जाएंगे NCERT में 12th का। 11th की इतना नेसेसिटी नहीं है, आप सिर्फ 12th के NCERT पढ़े 11th और 12th का। और एक अरिहंत का बुक ले लें ताकि आप लोग NCERT का जो MCQ है वो प्रैक्टिस कर सकें। ये सिर्फ 2 ही बुक आप फॉलो करें, उसके बाद आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप मार्क्स गेन करेंगे। तो दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।